नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका म्हारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान के तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान में बेकाबू होते कोरोना ने सीएम आवास में भी घुसपैठ कर दी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद उनके आवास पर तैनात 27 कर्मचारियों की रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई और इसमें उनका ड्राइवर भी शामिल है। और उधर पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,660 नए केस सामने आए हैं और जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है। और राजस्थान के सभी 33 जिलों में कोरोना फैल गया और अब तक जालोर कोविड की तीसरी लहर से बचा हुआ था। और रविवार को जालोर में भी 2 पॉजिटिव मामले सामने आए और राजस्थान में रविवार को 358 मरीज रिकवर भी हुए हैं। और जयपुर में सबसे ज्यादा 2,377 नए संक्रमित सामने आए हैं। और आंकड़ों को देखें तो पिछले 9 दिनों में राजस्थान में कोरोना 19 गुना रफ्तार से बढ़ा है। जयपुर में एक मौत भी दर्ज की गई और जोधपुर में 600 कोविड पॉजिटिव केस मिले और एक्टिव केस बढ़कर अब 14,166 हो गए और वहीं अब 5,301 केस एक दिन में बढ़े। और जयपुर में जगतपुरा में सबसे ज्यादा 102 पॉजिटिव केस मिले हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिन पहले पॉजिटिव आए थे और एहतियातन सीएम हाउस 96 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे और 27 कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसमें वीवीआईपी ड्राइवर भी शामिल है। और 3 दिन पहले रिपोर्ट आने से 2 घंटे पहले ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और पॉजिटिव आने के बाद गहलोत ने संपर्क में आए सभी लोगों से खुद को आइसोलेट होने की अपील भी की थी। राजस्थान में टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही कोरोना के केसों में उछाल आया और राज्य में पिछले 9 दिन में टेस्टिंग डबल कर दी गई तो संक्रमण दर भी 9 गुना बढ़ गया है। और वहीं नए साल की शुरुआत से रविवार 9 जनवरी तक 19,950 मरीज मिल चुके हैं जबकि 8 मरीजों की जान जा चुकी है और 1 जनवरी को 301 केस सामने आए थे। और राजस्थान में 1 जनवरी तक रोजाना औसतन 30 से 31,000 की संख्या में टेस्ट किए जा रहे थे जो अब बढ़कर 62,000 से ज्यादा होने लगे और इसके कारण पिछले एक हफ्ते की औसत टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% पर पहुंच गई जो प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड को इंडिकेट करती है। और जिलेवार स्थित देखें तो अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में हालत बेकाबू होते जा रहे हैं और इन जिलों में संक्रमण की दर 9% से भी ज्यादा पहुंच गई है। और इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है और जयपुर में संक्रमण की दर 9 जनवरी को 18% से ज्यादा दर्ज की गई है और रोजाना औसतन 12 से 13,000 टेस्ट हो रहे हैं। और राजस्थान में रविवार को टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 9% थी। हालांकि दूसरे जिलों में टेस्टिंग अभी भी बहुत कम हो रही है और जोधपुर दूसरा सबसे ज्यादा केस वाला शहर है लेकिन यहाँ औसतन टेस्टिंग 3,500 से 4,000 के बीच ही हो रही है। और राज्य में कोरोना के केस अब बेकाबू हो गए हैं और जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार को एक हफ्ते में 3 बार गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है। और वहीं जब सरकार ने 29 दिसंबर से पहले ओपन मीटिंग की थी तब विशेषज्ञों ने 31 दिसंबर से ही नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया था। तब सरकार ने इन सुझावों के उलट 31 दिसंबर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रात में जारी नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दे दी थी। राज्य में प्रिकॉशन डोज लेने वालों की संख्या लगभग 24 लाख है और इनमें हेल्थ वर्कर्स 5.17 लाख, फ्रंट लाइन वर्कर्स 6.48 लाख और कॉम्बिडिएट जो कई बीमारियों से ग्रसित है 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या करीब 12.5 लाख है। और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने लोगों से ज्यादा संख्या में कोविड की प्रिकॉशन डोज लगवाने की अपील की है और उन्होंने कहा कि वैक्सीन और कोविड
एप्रोप्रिएट बिहेवियर के जरिए ही कोविड को मात दी जा सकती है। और मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि कोविड-19 टीके की प्रिकॉशन डोज कोविन ऐप में दर्ज दूसरी खुराक की तारीख से 9 महीने पूरे होने पर दी जा सकेगी। और उन्होंने आगे बताया कि वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति को पहले कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी कोविड वैक्सीन लगाई गई है उसी वैक्सीन का टीका प्रिकॉशन डोज के तौर पर लगाया जाएगा और डोज लगने के बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और वहीं गालरिया ने सभी लोगों से ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर जल्द से जल्द संख्या में वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की है। और वहीं गालरिया ने आगे कहा कि कोमोर्बिडिट वाले 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज के लिए डॉक्टर को कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होगी। और राज्य के सभी जिलों में कोविन ऐप पर काम करने वाले नोडल ऑफिसर और आरसीएचओ को जरूरी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई। और राजस्थान में वैक्सीनेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि राज्य में वैक्सीनेशन के लिए 6,500 से ज़्यादा सेंटर बनाए हैं, जहां दूसरे एज ग्रुप के साथ 60 प्लस के बुजुर्ग भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और अलग से 60 प्लस के सेंटर नहीं बनाए गए। और जयपुर में 296 सेंटर है, जिनमें जयपुर सेकंड में 201 और जयपुर फर्स्ट में 96 सेंटर्स बनाए गए हैं। राजस्थान बीजेपी नेताओं में जारी खींचतान पोस्टर वॉर में तब्दील हो गई है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के खिलाफ सेवा सदन के सामने पोस्टर लगा दिया गया। और पोस्टर में कालीचरण सराफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। और रविवार को ये पोस्टर लगने के बाद चर्चा होने लगी तो इसे तुरंत हटा दिया गया और परिवहन भवन से थोड़ी दूरी पर कठपुतली नगर नाले के पास बने सेवा सदन में आरएसएस से जुड़े कई सहयोगियों संगठनों के ऑफिस है। और सेवा सदन में आरएसएस के दिग्गज भी आते रहते हैं। और सेवा सदन के सामने राज्य समर्थक कालीचरण सराफ के खिलाफ पोस्टर लगाने के सियासी मायने हैं और पोस्टर लगाने वाले के बारे में अभी तक पता नहीं लगा है। और पोस्टर में कालीचरण सराफ की पीएम को लेकर की गई टिप्पणी को मुद्दा बनाया गया और कालीचरण सराफ फिलहाल कोरोना पॉजिटिव है और घर पर आइसोलेट है। और पोस्टर वॉर पर बीजेपी से कोई प्रतिक्रिया भी अभी तक सामने नहीं आई और सराफ ने भी इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। और कालीचरण सराफ ने 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक चुटकुला व्हाट्सएप ऐप पर शेयर किया था और इस चुटकुले के अनुसार मोदी ने जिसे भी गले लगाया उसकी सरकार गिर गई। राहुल गांधी गले मिले तो उनका अध्यक्ष पद चला गया और अब मोदी जी को शी जिनपिंग, इमरान खान, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे को भी गले लगाना चाहिए। और कालीचरण सराफ ने उस वक्त कहा था कि उनकी पोती ने गलती से चुटकुला व्हाट्सएप ऐप पर शेयर कर दिया था और बीजेपी विधायक के खिलाफ लगे पोस्टर ने बीजेपी की गुटबाजी को उजागर कर दिया और आगे चलकर सराफ विरोधी पीएम को लेकर शेयर किए चुटकुले को मुद्दा बनाएंगे। और कालीचरण सराफ की गिनती राजधानी जयपुर में बीजेपी के जनाधार वाले नेताओं में होती है। और वहीं कालीचरण सराफ 7वीं बार के विधायक हैं और मालवीय नगर सीट से लगातार जीतते रहे हैं। जिले के बैजूपाड़ा क्षेत्र के झुंठाहेड़ा कला गांव में रविवार को कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर किसान सम्मान समारोह आयोजित करना भारी पड़ गया और प्रशासन द्वारा महुआ पुलिस थाने में आयोजकों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और मंडावर एसडीएम अमित वर्मा के निर्देश पर बैजूपाड़ा तहसीलदार राकेश मीणा द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की हुई है और ऐसे में आयोजकों को पाबंद किया गया था और उसके बावजूद बिना अनुमति के समारोह आयोजित किया गया जिसमें कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की गई और समारोह में बड़ी तादाद में भीड़ भी जुटाई गई और समारोह में हजारों की तादाद में मौजूद लोगों में से अधिकांश पर मास्क नहीं थे और ना ही 2 गज दूरी का पालन किया गया। और इस संबंध में पुलिस ने सांथा निवासी बनवारी लाल मीणा समेत कई अन्य के खिलाफ महामारी एक्ट से उल्लंघन की रिपोर्ट भी दर्ज की है।
और इसके अलावा आपको बता दें कि रविवार को आयोजित हुए किसान सम्मेलन में राष्ट्रीय किसान नेता योगेंद्र यादव, तारा सिंह सिद्धू, निशा सिद्धू, कृष्ण जून समेत कई किसान नेताओं ने संबोधित भी किया था। और इस दौरान आयोजित हुए दंगल में धार्मिक रचनाएं सुनने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी थी, जहां कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई थी। और वहीं बैजूपाड़ा तहसीलदार राकेश मीणा ने बताया कि किसान सम्मेलन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी और आयोजकों को भीड़ नहीं जुटाने के लिए पाबंद भी किया गया था। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बाद सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों से लेकर हर तरह की पाबंदी लगाई है और कोरोना के बढ़ते केस और सरकार की तैयारियों को लेकर हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है। अगर खतरनाक होता तो अस्पताल भरे होते। और मंत्री ने माना है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन से कोरोना के मामले कुछ हद तक बढ़े हैं। और स्वास्थ्य मंत्री ने फिलहाल 8वीं से ऊपर के स्कूल खुलने रखने की पैरवी की है और तीसरी लहर की आशंका पहले से थी। और जब से हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, बीमारी लोगों का और बीमार लोगों का पता लगा है और सरकार किसी चीज़ को छुपाना नहीं चाहती है और हमने टेस्टिंग में तेजी लाने को भी कहा है। और इसी बार तीसरी लहर में मरीज अस्पतालों में काम आ रहे हैं और घर पर ही इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं। और वहीं ओमिक्रॉन के केसों में भी भारत सरकार ने हमारी मांग पर कह दिया है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ना वो उतना खतरनाक है और घर पर रहकर भी ठीक कर सकते हैं। और राजस्थान की हालत बाकी प्रदेशों की तुलना में अच्छी है। वैक्सीनेशन में हम टॉप पर हैं। 31 जनवरी तक हम 100% लोगों को सेकेंड डोज भी लगा देंगे और दिसंबर में 1.31 करोड़ डोज लगी है और 31 जनवरी के बाद हम बिना वैक्सीन सब जगह नो एंट्री कर देंगे। और वहीं प्रसादी लाल मीणा ने आगे कहा है कि स्कूलों में बच्चों को कोरोना हुआ, उसके बाद 8वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला किया गया और शिक्षा विभाग से चर्चा करके जहां भी आवश्यकता हो वहां 8वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। और 15 से 18 साल तक के बच्चों का हम वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं और बाकी स्कूलों को अभी बंद करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी ज़रूरत पड़ी तो सरकार कोई भी फैसला लेने को स्वतंत्र है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकार के सचिवालय में 2 आईएएस समेत तकरीबन 45 से ज़्यादा अफसर कर्मचारियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद भारी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और आदेश आज से ही लागू हो गया। और कोरोना विस्फोट के बाद ग्रुप में सचिवालय में एंट्री और ग्रुप में कैंपस में खड़े रहने पर भी रोक लगाई गई है। और कोविड हॉटस्पॉट बने सचिवालय के प्रशासन ने क्रमिक विभाग के आदेश पर एहतियात के लिए कदम भी उठाया है और अलग अलग मंत्रालय भवनों में मंत्रियों से मिलने, कामों को लेकर सचिवालय के दफ्तरों में आने वाले लोगों की एंट्री रोक दी गई है और किसी बाहरी व्यक्ति के बहुत जरूरी काम से सचिवालय में आने पर संबंधित विभाग के अफसरों की परमिशन से ही एंट्री मिल सकेगी। और सचिवालय में एंट्री को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी हुई है और आदेश में बाहर से किसी काम से आने वाले विजिटर्स के ग्रुप्स पर पाबंदी लगा दी गई और नॉन परमानेंट और क्वार्टरली पास से आने वाले लोग भी आज से सचिवालय में एंट्री नहीं ले पाएंगे। और पिछले 10 दिनों में पंचायती राज विभाग, जन अभाव अभियोग, इलेक्शन विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग, बिजली समेत दूसरे विभागों में काफ़ी संख्या में कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं और कई कर्मचारियों ने बाहर जांचें करवाई हैं जो छुट्टियों पर चल रहे हैं। ऐसे में पूरा आंकड़ा जुटा पाना भी अभी मुश्किल हो रहा है और सरकार के निर्देश पर अब 50% कर्मचारियों को ही रोस्टर के आधार पर सचिवालय बुलाया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आज दोपहर बाद शुरू कर दिया गया और इससे कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने पर यूनिक नंबर भी मिलेगा और बार बार मूल दस्तावेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और वहीं आवेदन फॉर्म भरने में भी समय की बचत होगी और इसकी लंबे समय से मांग भी थी और आरपीएससीसी ने अब इसकी शुरुआत कर दी है। और वहीं
कई दिनों इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश आईटी डिपार्टमेंट को कार्यवाहक अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ ने दिए थे और राठौड़ ने विभिन्न प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर आईटी सेल के अधिकारियों से चर्चा कर तैयारी भी की और दोपहर इसकी विद्युत शुरुआत कर दी गई और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कैंडिडेट को एक ही बार प्रोफाइल डिटेल देनी होगी और इससे अलग अलग भर्तियों के लिए आवेदन करते समय कैंडिडेट को पुनः नाम, योग्यता और अन्य वांछित जानकारी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी और वहीं आयोग द्वारा दिए गए यूनिक नंबर को दर्ज करने मात्र से कैंडिडेट द्वारा प्रोफाइल में दर्ज वितरण और विवरण का फॉर्म स्वतः ही इंदराज हो जाएगा और प्रोफाइल को समय समय पर अपडेट करने की सुविधा भी रहेगी। बेकाबू होते कोरोना पर पाबंदियों का दौर भी बढ़ने लगा है और सरकार द्वारा शनिवार रात से सोमवार सुबह तक पूरी तरह बंदिशें लगा दी गई और ऐसे में प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट ने भी मंदिर बंद रखने की घोषणा कर दी है और यहाँ रविवार को मंदिर पूरी तरह बंद रहेगा। हालांकि आरती और भोग पहले की तरह ही जारी रहेंगे और वहीं दर्शन के टाइम में भी बदलाव किया गया है और ट्रस्ट सचिव M.K. माथुर ने बताया कि अब प्रत्येक रविवार को मंदिर पूरी तरह बंद रहेगा और सोमवार से शनिवार तक मंदिर खुला रहेगा और इन 6 दिनों में सुबह की आरती 7 बजे शुरू होगी और इसके बाद 8 बजे से दर्शनार्थियों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा और शाम को आरती के बाद 7 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही दोपहर को भोग लगने के दौरान पर्दा लगने की प्रक्रिया भी पहले की तरह जारी रहेगी और उन्होंने आगे बताया कि कोरोना संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सरकार की गाइडलाइन की पालना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और दर्शनार्थियों को वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मंदिर में एंट्री दी जाएगी और इसके साथ ही मास्क, 2 गज दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग सख्ती के साथ भी कराया जाएगा। पुरातत्व विभाग हमेशा से ही इतिहास में दफन राज से पर्दा उठाते आए और ऐतिहासिक मुद्रा, मूर्तियों और दफन किए गए मम्मी दशकों से दुनिया के सामने पेश किए जाते रहे और एक बार फिर पुरातत्वविदों ने लगभग 1000 साल पुरानी एक मम्मी का पता लगाया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। पुरातत्वविदों ने एक बार फिर से मम्मी खोज निकाला है, जिसे देखकर सब दंग रह गए। वो भी पेरू में कजामरक्वेला की साइट पर, जहां लगभग 1000 साल पुरानी एक मम्मी का पता लगाया गया है। बताया जाता है कि शोधकर्ताओं ने जब मम्मी को निकाला तो वो भ्रूण की मुद्रा में था और ये मम्मी एक पुरुष का है जो कि रस्सियों से बंधा हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार इस मम्मी के साथ एक कुत्ता, एक गिनी पिग और कुछ सब्जियों को भी दफनाया गया। शोधकर्ताओं ने एक बयान में कहा है कि जिस समय मम्मी को दफनाया गया था उस समय कजामरक्वेला एक संपन्न शहर था जो कि रिमेक नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था। ये एक ऐसा संपन्न शहर था जो पेरू के तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग यहाँ व्यापार किया करते थे। उस समय शहर में करीब 10,000 से अधिक लोग रह सकते थे। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि अच्छी तरह से संरक्षित मम्मी एक भूमिगत मकबरे में मिली। मकबरे में जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। जांच में सामने आया है कि जब उसकी मृत्यु हुई होगी तो उसकी उम्र लगभग 18 से 22 वर्ष के बीच रही होगी। उसे एक कपड़े से ढककर उसके शरीर को रस्सियों से बांधा गया और फिर मम्मी में दफना दिया गया। उस समय कजामरक्वेला के पास पहाड़ी इलाकों में लोग मरने वालों को इसी तरह से दफनाया करते थे। शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व करने वाले सैन मार्कस के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुरातत्व के प्रोफेसर पीटर वॉन डेलन लूना ने एक अन्य बयान में कहा है कि एक कुत्ते और एक इंडियन गिनी पिग के अवशेष, मकई और अन्य सब्जियों के अवशेष मम्मी के पास मिले हैं। शोधकर्ताओं ने कहा है कि दफन व्यक्ति की मृत्यु करीब 1200 या 800 साल पहले हुई है। आदमी एक धनी व्यापारी का बेटा हो सकता है
उसे दफनाने के बाद कई बार परिवार के सदस्य उसके मकबरे पर भेंट देने के लिए जाते रहे। वेंडेलन लूना का कहना है कि शरीर को मकबरे में रखे जाने के बाद लगातार घटनाएं और गतिविधियां हुई हैं और मृतक के परिवार वाले कई सालों तक उसकी मम्मी के पास जाते रहे होंगे और उसमें भोजन और प्रसाद रखते रहे। शोधकर्ताओं ने कहा है कि जानवरों की हड्डियां मकबरे के बाहर पाई गई हैं। हो सकता है कि वही लोग मम्मी को प्रसाद के रूप में भेंट करने के लिए जानवर लाए हों और उसे मकबरे के बाहर पकाया गया हो। बहरहाल मम्मी अब सैन मार्कस के संग्रहालय के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रदर्शित की जा रही है। मम्मी को लेकर शोध भी लगातार जारी है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।